हो सके। और हम लोग बाकी पैनल जितने भी हमारे जिनका लेक्चर अभी आप सुनते हैं, वो लास्ट मीटिंग में भी हमारे जो खास मित्र कुछ नए हमने जो जुड़े थे साथ लास्ट मीटिंग में, उन्होंने बाद में मुझे ये कमेंट्स भी किया। ये जो आपने का मैं खट्टा जी का स्वागत करना चाहूँगा इसमें कि जो ट्रेड लाइसेंस हमारी इंडस्ट्री को लगता है, जो ट्रेड लाइसेंस बनाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। हम माननीय मुख्यमंत्री जी का, यहाँ की सरकार का, यहाँ के जो हमारे एमएलए साहिब हैं, जो हमारे मंत्री साहब हैं, उन सब की मेहनत से ये अबोलिश हुआ। हम उनका दिल से स्वागत करते हैं। ये इंडस्ट्री के लिए बहुत बड़ी हर्डल थी जो क्लियर हुई है। हमारी बहुत सालों से हमारी मांग थी और इस मांग को सरकार ने माना और एमएफ लगातार पत्राचार करता रहा है इसके बारे में, और आज वो अपना समाप्त हो गई है। उसके लिए आप सबकी मेहनत सफल हुई। धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री जी का। मैं ज़्यादा समय लूँगा आपके बीच में। श्री राम अक्षय जी आप आए और जीएसटी के ऊपर जो अपडेट्स हैं वो आपको बताएं और समय का क्या जो है ये एक मतलब पिछले एक साल से बहुत ही ज़्यादा आ रहा है। और पिछले मतलब एक साल के अंदर भी उन्होंने इतने समय इशू किए हैं कि जितना उम्मीद नहीं था। पिछले एक साल की सर्विस टैक्स लॉ में भी नहीं किया उन्होंने, जितने समय उन्होंने पिछले एक डेढ़ सालों में इशू कर दिया जीएसटी डिपार्टमेंट में। हर केस में एक इंफॉर्मेशन भी मांगनी हो, डॉक्यूमेंट्स भी लेना हो, इवन जो इनके पास इंफॉर्मेशन पड़ी हुई है इनके जीएसटी पोर्टल पे, उस इंफॉर्मेशन को लेने के लिए आपको समझ इशू करना है। ये आपने ऑब्जर्व किया होगा, ये सरकार की एक तरह से मतलब क्या कहें, ये वेलकम स्टेप कभी नहीं कहा जा सकता कि जो इन्फॉर्मेशन आपके पास है उसको लेने के लिए आप लीगल इंस्ट्रूमेंट का यूज कर रहे हैं, समन इशू कर रहे हैं किसी, जो कि समन इशू एक जुडिशियल प्रोसीडिंग में इशू किया जाता है। और ये सेक्शन समन जो इशू करते हैं अंडर सेक्शन 70 ऑफ सीजीएसटी एक्ट इशू करते हैं। ये समन इतना डेंजरस है कि इस पे आप यदि अपीयर नहीं होते, आप इसका पालन नहीं करते हैं, तो आपको सीधे आपके खिलाफ बहुत ही टफ स्टेप लिया जा सकता है। मजिस्ट्रेट के आपके खिलाफ कंप्लेंट की जा सकती है, आपको अरेस्ट किया जा सकता है, यहाँ तक है। सो इस तरह के मतलब स्टेप्स ले रही थी सरकार, ऑफिसर्स ले रहे थे। लेकिन पिछले 1-2 महीने के अंदर जब से जीएसटी काउंसिल की 47th मीटिंग हुई है, 29 जून को हुई थी, उसमें काफी सारे डिसीजन लिए गए। उसमें यह भी डिसीजन लिया गया कि इंडस्ट्री के लीज के लिए फॉर द डेवलपमेंट ऑफ द बिजनेस एंड इकोनॉमी जो भी जरूरी रिकमेंडेशंस आ रही है इंडस्ट्री को, उसको क्लैरिफाई किया जाए, उसको इम्प्लीमेंट किया जाए, और जो टिपिकल इश्यूज हैं उस पर क्लैरिफिकेशन इशू किया जाए। ऑफिसर्स जहाँ हैरास कर रहे हैं इंडस्ट्री को, बिजनेसमैन को, वहाँ पे इंस्ट्रक्शंस भी इशू किया जाए। ये डिसीजंस लिया गया था 47th काउंसिल की मीटिंग में। उसके बाद सरकार ने काफी सारे इंस्ट्रक्शंस, क्लैरिफिकेशंस इशू किए, पर सबसे वेलकम स्टेप जो है वो स्टेप ये था कि समन के रिस्पेक्ट में 17 अगस्त 2022 साल को एक इंस्ट्रक्शन इशू किया सरकार ने, सीबीएसई ने, जीएसटी इन्वेस्टिगेशन डिपार्टमेंट में। उससे इंस्ट्रक्शंस पे क्लियर कर कहा गया कि कोई भी ऑफिसर समन इशू के पहले कुछ चीजों का ध्यान रखेगा। और ध्यान रखेगा इसका मतलब ये नहीं है कि वो जब मर्जी आएगा जैसा इम्प्लीमेंट कर देगा। उस इंस्ट्रक्शंस में ये कहा गया है कि इसका जो पालन नहीं करेगा उसका कंसिक्वेंसेस बहुत ही सीरियस होगा ऑफिसर्स के लिए। सो आप समझ सकते हैं कि हम सब आपके लिए कितना वेलकम स्टेप है। उसमें कहा गया कि कभी भी समन इशू करते हैं तो कंपनी के मालिक को, सीएमडी को, सीईओ, सीएफओ, इनको डायरेक्टली समन इशू नहीं करना। फर्स्ट बात तो आपको जो पहले समन इशू हो रहे थे इंडस्ट्री को या किसी भी सीनियर ऑफिशियल्स को, वो समन और स्ट्रिक्ट हो जाएगा बहुत हद तक। इंस्ट्रक्शंस में इन्होंने क्लियर कट कहा कि आप तभी समन इशू करेंगे जब क्लियर कट आपके पास एविडेंस हो, आपके पास एडिक्वेट एविडेंस हो कि आपकी सीएमडी या सीईओ या सीएफओ उनकी इन्वॉल्वमेंट है, तब आप उनको समन इशू करेंगे। अदरवाइज आप उसको समन इशू नहीं करेंगे। तो ये तो बहुत ही अच्छा वेलकम स्टेप था। साथ में इन्होंने ये भी कहा कि समन इशू करने के पहले आपके पास एविडेंसेस होने चाहिए, एविडेंसेस होने चाहिए। फिर इन्होंने ये भी कहा कि आपको समन इशू करना है तो ये नहीं कि जिस ऑफिसर को मन किया सुपरिटेंडेंट को भी जब मन में आया समन लिखा और इशू कर दिया, ऐसा नहीं चलेगा। इन्होंने क्लियर कर कहा कि यदि सुपरिटेंडेंट जब समन इशू करेगा तो सबसे पहले
उसको परमिशन लेनी होगी अपने सीनियर अधिकारी से, जो कि एसी लेवल का होगा या टीसी लेवल का होगा। यदि सुपरिटेंडेंट इशू करता है, आपको एक बात जान के हैरानी होगी कि जो भी मोस्टली समन इशू किए गए थे, ये सारे सुपरिटेंडेंट लेवल के अधिकारियों ने किए थे। इन्होंने ही हमें हरास किया था हम सबको, तो उनके लिए अब ये आ गया इंस्ट्रक्शंस। तो गोइंग फॉरवर्ड उम्मीद है कि अब समन्स फ्रीक्वेंटली नहीं आएंगे भी तो चुनिंदा केसेस में आएंगे। प्लस जो इन्फॉर्मेशन ऑलरेडी इनके पास जीएसटी रिपोर्टर पे है, उसके लिए समन इशू नहीं कर सकते। आपका स्टेटमेंट यदि लेना है तो क्लियर कट उस समन में इनको लिखना पड़ेगा कि ये केस कौन सा केस है, कौन सा इंक्वायरी चल रहा है। होता ये था पहले कि लिखते नहीं थे उसके समन में, आपने देखा होगा लिखते नहीं कि कौन सा केस किसके अगेंस्ट इंक्वायरी चल रही है। सिंपली आपको बुलाया, रात पर बिठाए, सेकंड डे कोर्ट में प्रोड्यूस कर देते थे और सीधे जेल। वो अब नहीं चलेगा। सरकार ने खुद ये स्टेप लिया है कि ये अब नहीं चलेगा। आपको क्लियर कट लिखना होगा कि आप कौन सी इंक्वायरी कर रहे हैं और क्यों बुलाना चाहते हैं, ताकि जो सामने वाला है अपनी प्रिपरेशन कर सके कि वो एक्यूज्ड है, को एक्यूज्ड है या एज ए विटनेस आ रहा है, एज ए गवाह भी बुलाते हैं एविडेंस के लिए। तो इन सब के लिए उन्होंने क्लियर कट गाइडलाइंस दी है और उसका पालन अब करना पड़ेगा। इसके अलावे अब ये तो समन की बात आ गई। इसके बाद जो बात आती थी वो आती थी सीधे अरेस्ट कर देते अंडर सेक्शन 69 ऑफ सीजीएसटी एक्ट। अरेस्ट का प्रोविजन अंडर सेक्शन 132 ऑफ सीजीएसटी एक्ट है कि कुछ क्राइम जो करते हैं, कुछ सीरियस लेवल के क्राइम जब होता है, जैसे फाइनेंशियल फ्रॉड्स इन्वॉल्व हैं और वहाँ पे मेंस लिया है कि गिल्टी माइंड का मेंस लिया है कि मतलब वहाँ इंटेंशन टू कमिट फ्रॉड है। तो वैसे केसेस में जहाँ भी इंटेंशन टू कमिट फ्रॉड है वहाँ पे ये जाके अरेस्ट भी कर लेते थे, लेकिन वहाँ विदाउट इंटेंशन भी ये जाके नॉर्मल लोगों को भी अरेस्ट करके लाते थे। ये इतनी बदमाशियाँ कर रहे थे। तो इन सब प्रॉब्लम्स को ध्यान में रखते हुए काउंसिल ने कहा कि नहीं, ये तो ऐसे होगा तो कोई भी बिजनेसमैन बिजनेस करना ही नहीं चाहेगा, कोई ग्रो करना ही नहीं चाहेगा, क्योंकि नियम है कि 5 करोड़ से ऊपर का यदि फ्रॉड इन्वॉल्व है उनकी लैंग्वेज में या मिस एप्रोप्रिएशन इन्वॉल्व है, तो वो कहते हैं कि आपका जो ऑफेंस है वो नॉन बेलेबल है, बेल भी नहीं होगी। सो इसके लिए ये सारी गाइडलाइंस सरकार ले जाएगी और क्लियर कट गाइडलाइंस दिया कि अरेस्ट करने के पहले आप सबसे पहले उनको पूरा कॉज बताएंगे, सारी चीज़ें बताएंगे कि क्यों अरेस्ट किया जा रहा है। प्लस सुप्रीम कोर्ट का जो ऑब्जर्वेशन है इन केस ऑफ अरेस्ट, डी के बासु के केस में भी है, प्लस राधेश्याम केजरीवाल के केस में भी है। तो जब सैंक्शन करेंगे अरेस्ट, किसी को भी अरेस्ट करेंगे पहले, तो उन चीज़ों का ध्यान रखना होगा। मैं आपको बता दूं वो चीज़ें ऐसी है कि उन चीज़ों का ध्यान रखें तो कभी अरेस्ट वारंट इशू ही नहीं होगा, कभी भी अरेस्ट वारंट इशू ही नहीं होगा। राधेश्याम केजरीवाल के केस में सरकार ने कहा है, कोर्ट ने खुद कहा कि सपोज आपको एक पावर दे दी गई है कि आप अरेस्ट कर सकते हैं सामने वाले को, कोई फ्रॉड करता है 5 करोड़ से ऊपर का है। इसका मतलब ये नहीं है कि आपको अरेस्ट करना ही है, दिस इज अ पावर। उन्होंने सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि आपको पावर है, इसका मतलब अरेस्ट करना है ये नहीं, इसका मतलब है उस पावर का यूज कर सकते हैं, लेकिन किस केस में यूज करना है, उसका जस्टिफिकेशन एक्सरसाइज कब करना है ये आपको डिसाइड करना है। और वो डिसाइड करने में यदि कोई प्रॉब्लम आती है तो यू विल बी हेल्प लायबल। सो ये सारी चीज़ें उन्होंने क्लियर कट इंस्ट्रक्शंस में कही है, जो 1 सितंबर को ही गाइडलाइंस इशू किया उन्होंने। ये बहुत ही वेलकम स्टेप है और मुझे लगता है कि अब आप बेफिक्र होकर बिजनेस करिए। कहीं भी कोई प्रॉब्लम आती है, कोई भी जीएसटी ऑफिसर आपको सम्मान इशू करते हैं, कुछ भी करता है, तो आप डेफिनेटली लीगल एक्शन ले सकते हैं, उसका लीगल रिप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि उसको पावर नहीं है। और यदि फिर भी वो करता है तो मुझे लगता है कि आप इस मैटर को, उसके हायर अथॉरिटी को भी इस कनेक्ट कर सकते हैं, कोर्ट में भी जा सकते हैं, क्योंकि इस तरह से कोई हरास नहीं कर सकता बिजनेसमैन को। ये कंसीडर करते हुए जीएसटी काउंसिल ने डिसीजन लिया और उसका इम्प्लीमेंटेशन करने के लिए इंस्ट्रक्शन इशू हुआ है। आपको एक खास बात बता दूं, इंस्ट्रक्शंस का मतलब ये होता है कि वो हमारे पे लागू नहीं होता। यदि डिपार्टमेंट इंस्ट्रक्शन इशू करता है या कोई तो वो डिपार्टमेंट के ऑफिसर्स पे ही लागू होता है। सो देयरफॉर ये उनकी ड्यूटी है कि उसका पालन करें। यदि कोई पालन नहीं करता है तो उसको सस्पेंड भी किया जा सकता है। तो यहाँ आपको कभी भी डरने की जरूरत नहीं है। कहीं भी कोई भी प्रॉब्लम होती है, बेहिचक अप्रोच करिए अपने लीगल काउंसिल को और उसका समाधान निकाला जा सकता है। आप फ्री होकर काम करें, ये नहीं कि आपका यदि इंटेंशन सही है तो क्लियर कट इंस्ट्रक्शंस में लिखा गया है कि यदि आपका गिल्टी माइंड नहीं है
तो आपको कोई भी परेशान नहीं कर सकता, कोई भी समन इशू नहीं कर सकता, कोई भी अरेस्ट नहीं कर सकता। इसके अलावा एक दो चीजें और हाल में आई है कि पहले यूएबी का प्रोविजन था, अगर सॉरी हमें इंस्ट्रक्शन की बात में कर रहा था, इंस्ट्रक्शन भी आने लगा जल्दी फिनिश करने के लिए, तो मैं फिनिश करूँगा। बट इम्पोर्टेंट बता दूँ कि यूएबी जो है 1 अक्टूबर से 10,000 करोड़ 10 करोड़ का टर्नओवर है तो भी आप पे लागू हो जाएगा। ये प्रोविजन का ध्यान रखें, पहले से प्रिपरेशन स्टार्ट कर दें। और इतना ही कहकर मैं समाप्त करूँगा। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद इतनी फैसिलिटी सुनने के लिए। किसी को कभी भी कोई प्रॉब्लम हो तो डेफिनेटली अप्रोच कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच। धन्यवाद राम जी, आपका बहुत बहुत। आपके पास इनका नंबर भी है, ईमेल भी आता है, सारी हमारी एसोसिएशन की जब मेहनत करते हैं। तो कई बार हम क्या करते हैं, गई मार्केट में गए 15,000 रुपये का आपने कोई माल खरीदा और कैश पकड़ा दिया जेब से। इनकम टैक्स एक्ट में ये हमारा डिस्कलॉग हो जाएगा एक्सपेंसिव। अगर कोई 10,000 से ऊपर खर्चा करते हैं तो कैश ना करें, मेरी सबसे ये रिक्वेस्ट है। 10,000 से नीचे ही रखें कैश पोर्शन को, और कैश से जो 10,000 से ऊपर है उसको चेक से पेमेंट करें या एनईएफटी या आरटीजीएस। ये बहुत ही हम लोग नॉर्मली भूल जाते हैं, ध्यान नहीं देते इस बात को। छोटी छोटी बातें हैं जो हमें ड्यूरिंग द बिजनेस ये सब चीज़ें याद रखनी चाहिए। एक चीज और भी है कि कैश सेल का भी फंडा है कि कई लोग कहते हैं जी मेरे को तो कैश में दे दो जी माल, तो हम 2 लाख रुपए से ज्यादा वो माल कैश में नहीं सेल कर सकते किसी भी अनरजिस्टर्ड पर्सन को। कोई आदमी इंडिविजुअल आदमी आता है, मुझे 2 लाख रुपए का कैश माल, आपने देखा होगा हॉस्पिटल भी आप जाते हो तो 2 लाख से ऊपर कैश नहीं होते, आप शोरूम में भी जाते हो तो वो 2 लाख से ऊपर कैश नहीं होते। तो इसको भी हमें ध्यान रखना चाहिए, वरना ये एसएफटी में रिपोर्टिंग में आ जाएगा कि जिस भी आदमी को आपने कैश सेल करी है 2 लाख से ऊपर, आपको उसका पैन नंबर और एड्रेस देना पड़ेगा, तो वो फिर आपको पेनल्टी प्रोसीक्यूशन हो जाएगी। तो इसका भी हमें बहुत खास ख्याल रखना चाहिए। दूसरी एक चीज मैं देखता हूँ, जब मैं टैक्स ऑडिट करता हूँ तो ये बहुत सारी चीजें आती हैं कि हम लोग ना अपने फ्रेंडली लोन ले लेते हैं कि किसी दोस्त से लोन ले लिया, किसी को दे दिया। जब मैं पूछता हूँ भैया इसका पैन नंबर कहाँ है, तो कहते पैन नंबर मैंने लिया ही, इसने कौन से बैंक से पेमेंट करी है, कैश जमा करा के नहीं करी, उसकी बैंक स्टेटमेंट ली, ये भी नहीं ली, आईटीआर ली, ये भी ली। तो इसका बहुत खास ख्याल रखें। अगर आप किसी मित्र से एंट्री ले रहे हैं, लोन ले रहे हैं, सिक्योर लोन ले रहे हैं, तो उसका पैन कार्ड, उसका बैंक स्टेटमेंट, उसकी आईटीआर ये जरूर लें, क्योंकि अब इनकम टैक्स में सारी असेसमेंट फेसलेस हो गई है। अब कोई नहीं जानता कि भाई कौन बंदा हमारी असेसमेंट कर रहा है और किसकी असेसमेंट हो रही है। तो सारे डॉक्यूमेंट जब हम लोग ये सब चीजें करें तो अपनी तैयारी के साथ करेंगे, जब वो केस लगेगा तो हमें इससे रिप्लाई दूंगा। ये बहुत छोटी छोटी चीजें हैं जो हमें डे टू डे में याद रखनी चाहिए। चाहे हम लोन दे भी रहे हैं तब भी हमें वो चीज पूरा करनी चाहिए जो लेने वाला है वो आपसे मांगेगा। एक मैंने चीज देखी है कि जैसे हमने 10 साल पहले जीएसटी बैच नंबर लिया होगा, उसके बाद जीएसटी में मेरा मर्ज हो गया, एड्रेस हमारा कई बार अपडेट नहीं होता। हमने 2 फैक्ट्रियां चेंज भी कर ली, रेंट में शिफ्ट भी कर ली, लेकिन वो हमारा डिपार्टमेंट में एड्रेस वही चल रहा है। ये मेरे को कई प्रॉब्लम्स आई है प्रैक्टिकल, तो मैं समझता हूँ कि इसका भी हमें बहुत खास ध्यान रखना चाहिए। हालांकि मैं राम जी इस बात को ज्यादा अपडेट करेंगे, अगर आपका एड्रेस चेंज नहीं होगा तो आपको ई-वे बिल वगैरह इशू नहीं होंगे, उसमें तो वहाँ पे आपको हो जाएगा। लेकिन कई बार ब्रांचेज हमारी होती है, हमने कोई ब्रांच खोली और उस ब्रांच को हमने ड्यूरिंग ईयर बंद भी कर दिया या नेक्स्ट ईयर बंद कर दिया, तो वो सारी इंफॉर्मेशन हमारी अपडेट होनी चाहिए। अगर हमने कोई ब्रांच ऐड करी है तो वो जीएसटी में अपडेट कराइए, और अगर हमने उसको क्लोज कर दिया है तो हमें 3CD फॉर्म में भी उसकी इंफॉर्मेशन देनी चाहिए कि हमने ये ब्रांच अगले साल लास्ट ईयर खोली थी, इस साल हमने बंद कर दी। ऐसे ही पार्टनरशिप फॉर्म में आता है कि डिटेल ऑफ पार्टनर्स। कई बार क्या होता है ड्यूरिंग द ईयर हमारी पार्टनरशिप फॉर्म में कुछ चेंज हो जाता है, हमारे पार्टनर्स कोई एक चला जाता है, एक आ जाता है, वो भी अपडेट करना बहुत जरूरी है। तो ये सारी हमारी छोटे छोटे पॉइंट्स हैं जो हमारे पास रेडी होने चाहिए हमारी फाइल के अंदर। अगर हमारी रेंट एग्रीमेंट हमारा नया हुआ है तो उसकी कॉपी हमारी बैंक लगी हो, पार्टनरशिप डीड अपडेटेड हो गई है तो एक सप्लीमेंट्री पार्टनरशिप डीड की कॉपी हमारे साथ लगी हो, फर्म का नाम चेंज हुआ है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, तो पैन कार्ड में भी ऑब्वियसली वो नाम चेंज होना चाहिए। पार्टनरशिप फर्मों की बात कर लो। एक जो इशू बहुत ज्यादा आता है, जैसे हम लोग प्रोप्राइटरशिप फर्मों में हमारा जीएसटी नंबर है और हम सेविंग खातों में दुनिया भर की एंट्रियां ले लेते हैं। वो कहते भैया मैं बिल नहीं दे रहा, बिल नहीं दूंगा जी, मैं जीएसटी नहीं दूंगा, तो जी मेरे सेविंग खाते में डाल दो पैसे। ऐसा नहीं चलेगा। आपका सेविंग अकाउंट भी आपके पैन से मर्ज है, आपका जीएसटी नंबर भी आपके पैन से मर्ज है,
आपने सेविंग अकाउंट में भी कोई पेमेंट ली है रिगार्डिंग सेल या कमीशन ले लिया, कोई और इनकम ले ली, उसके ऊपर भी आपकी जीएसटी की लायबिलिटी आ जाएगी। तो इसका भी बहुत खास ख्याल रखना है कि हमारा करंट अकाउंट के साथ साथ सेविंग अकाउंट भी हमारा अपडेट रहे रेगुलर, उसमें कैसी ट्रांजेक्शन हो रही है उसका भी हम ध्यान रखें। आजकल जीएसटी और इनकम टैक्स डिपार्टमेंट एक हो गया है। जो पहले लड़ते थे ना आपस में, दोनों भाई हो गए, भाई भाई हो गए, सगे भाई हो गए, और इन्फॉर्मेशन ऐसे पास ऑन करते हैं 1 सेकंड के अंदर, सिस्टम ही पास ऑन कर देता है उनकी जरूरत के लिए। तो जो इन्फॉर्मेशन हमारी जीएसटी में है वही इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में होती है। पहले होता था जी नहीं जी ये हमारी नहीं है, वो नहीं है, अब ऐसा कुछ नहीं है। तो हमें इस चीज का भी बहुत खास ख्याल रखना है कि अपनी जो हमारी रेवेन्यू है वो दोनों जगह सेम रहे। इसके बाद एक क्लॉज 44 आया है 3CD में, बहुत ही खतरनाक तो नहीं कहूंगा, एक फॉर्मेटिव है कि आपको अपनी जीएसटी पेमेंट्स की डिटेल देनी है। सर इनकम टैक्स डिपार्टमेंट वाला जीएसटी पेमेंट की डिटेल मांग रहा है कि आपने कितनी परचेजिंग जीएसटी वाले से करी, कितनी बिना जीएसटी वाले से करी, कितनी एग्जेप्टेड की करी, मतलब सारा कुछ उन्होंने आपको मांग लिया उसमें। तो ये भी बहुत हमें खास ध्यान रखना है अपने फाइनेंशियल बनाते टाइम। अकाउंटेंट को बहुत ही इसमें जागरूक होना पड़ेगा। लास्ट डेट 3CD की 30/9 है, आप सबको पता है, और ये सरकार अब डेट बढ़ाने वाली नहीं है, उसका चक्कर मिल जाओ डेट बढ़ जाएगी। एक मैंने टैक्स प्लानिंग की बात बोलता हूँ, लास्ट मीटिंग में मैंने बोला था कि टैक्स प्लानिंग करिए, टैक्स इवेडिंग मत करिए। टैक्स प्लानिंग के बहुत सारे सोर्स हैं। अगर हमें कोई इनकम अपनी बढ़ानी है तो एक हम HUF की फाइल क्रिएट कर सकते हैं, हम अपनी फैमिली मेंबर्स के में भी अपनी फाइल क्रिएट कर सकते हैं, जिससे कि हम ज्यादा इनकम डिवाइड करके कम से कम मिनिमम टैक्स को मिनिमाइज कर सकते हैं। ये भी बहुत इशू है, हम लोग इस पर थोड़ा सा ध्यान नहीं देते हैं। एक छोटा सा सेक्शन है टैक्स ऑडिट का, हमारे लोग बहुत परेशान रहते हैं टैक्स ऑडिट। सरकार ने ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के तहत एक आप लोगों को मंत्र दिया कि जी आप 0 से 1 करोड़ अगर आपकी टर्नओवर है, 0 से 1 करोड़, तो आप टैक्स ऑडिट मत कराइए। आप अपना एक P&L बैलेंस शीट बनाइए, आपकी प्रॉफिट 5% है, 3% है, 4% है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर आपने इसमें 44AD में 6% 8% पे चले गए, फिर आपको उसी पे रहना पड़ेगा 5 साल तक। 1 से 2 करोड़ है तो आपको 44AD चूज करना पड़ेगा, उसमें आपको ऑडिट कराने की जरूरत नहीं है। अगर आप कहते हो नहीं जी मुझे तो इसमें कम दिखाना है, मेरा तो इतना प्रॉफिट आता नहीं है, तो आप इसकी ऑडिट करा सकते हो। 2 से 10 करोड़ तक की ऑडिट की जरूरत नहीं है। अगर उसमें कंडीशन है, अगर आपकी इनकम रिसीट और पेमेंट मोर देन 95% थ्रू अकाउंट पे चेक या बैंक के थ्रू हो, अगर कैश नहीं हो, तब भी आपको ऑडिट की जरूरत नहीं है। तो इन्फॉर्मेशन बहुत सारी है, छोटी छोटी है, जो भी हम लोग देखते नहीं है। बाकी एक क्लॉज 30C आया है, वो तो बहुत ही खतरनाक क्लॉज है राम जी। मतलब सरकार कहती है कि जहां पे मैं चूक गया, जहां पे मैं आपको रोकना भूल गया, आपको बताना भूल गया, और आपने उसके तहत टैक्स में कहीं छूट ले ली है, कहीं टैक्स बचा लिया है, कोई भी किसी भी मेथड से आपने टैक्स बचा लिया है, तो वहां भी हम आपको पकड़ लेंगे कि जी आपने ये टैक्स का कैसे प्लानिंग कर ली, हमारे पूछे में। तो सरकार ने कहा जैसे जीएसटी में है ना, जो गुड्स नहीं है वो सप्लाई सर्विस है, जो सर्विस नहीं है वो गुड्स है, मतलब टैक्स आप सारे पे लगना है। तो इसमें लेकिन लिमिट रखी है 3 करोड़। अगर वो टैक्स इवेजन की जो 3 करोड़ से ऊपर है तो ये विंडो खुलेगी, वरना इस विंडो में कोई ऐसा कुछ नहीं है। तो इतना ही था, बताने को तो बहुत कुछ है, जैसा कि हमारे भाई साहब ने बोला कि पूरा एक सेशन होना चाहिए। मैं तो ये कहता हूँ कि आपके क्वेश्चंस आने चाहिए, हम उसका रिप्लाई करें तो हमें ज्यादा अच्छा लगेगा कि आपकी प्रॉब्लम क्या है और उसको क्या सोल्यूशन दे सकते हैं। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू सर, थैंक यू। धन्यवाद अपना मोला जी, आपका बहुत बहुत because I came directly from Supreme Court. Though फ्रेंड्स, मिस प्रीति जी का पूरा राइट अप आपको मेल से मिल जाएगा। अपना मेल आईडी कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए।